Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. Today we will discuss about our new topic, prolapse intervertebral disc. तो what is prolapse intervertebral disc? तो प्रोलैप्स, सबसे पहले हम प्रोलैप्स का मतलब समझेंगे, टू स्लिप आउट, किसी चीज का अपनी जगह से खिसकना। तो यहाँ हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इंटरवर्टिब्रल जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो एक जिलेटिनस मटेरियल होता है फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो अपनी जगह से खिसक जाता है और अपने मन से या उससे नहीं, किसी ना किसी कारण से खिसकता है। ठीक है, तो prolapse intervertebral disc is the condition in which intervertebral disc prolapsed or protrudes posteriorly or posterior-laterally। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोलैप्स हो रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, या जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से जो खिसक रही है, वो या तो पीछे की तरफ खिसकती है या पीछे और बाहर की तरफ खिसकती है, यानी कि पोस्टीरियर लेटरली साइड। ये दो कॉमन साइट हैं जिस तरफ वो खिसक के जाती है इनटू द वर्टिब्रल कैनाल में। ठीक, दिस कंडीशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज हर्निएशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस और स्लिप डिस्क। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। एक्चुअली होता क्या है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो इनर लेयर होती है, उसी का सारा खेल है, वही अपनी जगह से स्लिप आउट करती है। डिस्क अपनी जगह से नहीं खिसकती है कि डिस्क खिसक गई, उसमें से जो क्या नाम है आपका न्यूक्लियस पल्पोसस है वो खिसकता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस और स्लिप डिस्क, यानी कि एक डिस्क की तरह ही तो है वो और स्लिप कर रही है अपनी जगह से, इसलिए इसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में। इट इज नॉट वन टाइम फिनोमिना और इट डज नॉट अकर सडनली। ये एक दिन का काम नहीं है और ये ना ही तुरंत होता है, अचानक से नहीं होता है। ठीक है, अचानक से नहीं कि हाँ भैया कल सोए थे सुबह उठे और हो गया, या चल रहे थे तो हो गया, गिर गए तो हो गया। ठीक है, और ना ही ये एक दिन में होता है कि कल एकदम ठीक थे और आज सुबह उठे तो हो गया, नहीं, ये अचानक से नहीं होता है। ठीक, इट इज मोस्ट कॉमन इन लंबर रीजन एंड लीस्ट कॉमन इन सर्वाइकल रीजन। तो अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कमर के हिस्से में होता है, यानी लंबर वर्टिब्री में होता है, और सबसे कम आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री में होता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबर वर्टिब्री जो है, क्योंकि उसके ऊपर लोड सबसे ज्यादा पड़ता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इसके कारण और इसमें, तो आपको ये पता चलेगा इसके कारण से कि जो भी खेल है इसके प्रोलैप्स होने का, वो कारण ये है कि इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा, जितना प्रेशर पड़ना चाहिए उससे ज्यादा जब पड़ता है तब ये अपनी जगह से खिसकता है। ठीक है, तो इसलिए लंबर में, जैसा कि हमने बात की थी कि लंबर पे सबसे ज्यादा, लंबर की वर्टिब्री का साइज क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उस पर बॉडी वेट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है वो बॉडी का वेट, और सबसे कम किस पे होता है, आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे पे। अब बात करेंगे कि सैक्रमोकॉक्सिक्स में क्यों नहीं, क्योंकि सैक्रमोकॉक्सिक्स में आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती, वो पूरी एक फ्यूज वर्टिब्री है, इसलिए उसमें नहीं होती है ये। ठीक है, और लंबर में भी ज्यादातर कॉमन होती है आपकी L4 L5 या L5 S1 पे, जहां से आपकी कमर सबसे ज्यादा मुड़ती है जब हम झुक के कोई सामान उठाते हैं। ठीक है, जब हम जमीन पे बैठने के लिए झुकते हैं वगैरह वगैरह, तो इस समय सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है वो आपकी L4 L5 और L5 S1 पे सबसे ज्यादा होता है। अब सर्वाइकल में बात करें तो सर्वाइकल में भी होता है, ठीक है, सबसे कम होता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा आपके निचले सर्वाइकल वर्टिब्री पे होता है, C5 C6 या C6 C7 पे ही होता है आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कारण क्या है। अब कारण इसका होता है, इन केसेस ऑफ PIVD कॉज इज अनसर्टेन। तो कहने का मतलब है कि इसका कोई निश्चित कारण नहीं है कि हाँ ये हो गया तो हो गया, मतलब इस ये हुआ तो इससे आपका PIVD हो गया। ठीक है, ऐसा कोई सर्टेन कारण नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शंस डिजीज में होता है ना कि ये बैक्टीरिया घुस गया तो इसलिए बुखार चढ़ गया, ये बैक्टीरिया घुस गया तो ये TB हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हुआ है इसीलिए आपको पीआईवीडी है, ऐसा नहीं है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और वो भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कारण होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ओरिजिन इज प्रोबेबली मैकेनिकल और सेमी मैकेनिकल। इन सेमी मैकेनिकल यानी कि कहने का मतलब है कि इसका जो ओरिजिन है या होने का जो कारण है, ठीक है, या इसके क्या नाम है, हमारे शरीर में विकसित होने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है मैकेनिकल, यानी कि हमारे काम करने का तरीका। ठीक है, या सेमी मैकेनिकल। ठीक, तो हमारे काम करने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, ठीक है, कई सारी चीजें हैं इसमें। ठीक, हमारे शरीर की अंदर की संरचना की कैसी है इस समय, ठीक है, तो इन सब पे काफी ज्यादा निर्भर करता है। द पॉसिबल कॉज ऑफ डीजनरेशन आर ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एनोमली, एज एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, पॉसिबल कारण, एग्जैक्ट कारण तो मालूम नहीं है, लेकिन पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं, जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया या रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये कारण होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। जैसे कि आपकी उम्र यानी एज। भाई कोई चीज अगर खराब कब होगी, जब वो अपने सबसे कमजोर स्थिति में होगी, और यहां कमजोर का मतलब है डीजनरेशन, क्योंकि हर सेल डीजनरेट करता है, सारी सेल जितनी भी कोशिकाएं हैं वो डीजनरेट करती हैं। तो उसी तरह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जो सेल है वो भी डीजनरेट करती है, और जब वो डीजनरेट करेगी तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होगी। भाई जो आप एक 20 साल 25 साल की उम्र में जितने तंदुरुस्त होंगे उतने आप 35 40 45 साल की उम्र में तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो इसीलिए। ठीक है, तो एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रॉमा, चोट लगना। ठीक है, ट्रॉमा से भी होता है कि चोट लग गई, ऐसी चोट लगी, कभी कभी ऐसी चोट लगती है कि भर जाती, कभी कभी ऐसी चोट लगती है जो हमें जीवन भर परेशान करती है। तो हो सकता है कि वर्टिब्री में या इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आसपास इतनी ज्यादा चोट लग गई हो कि वो रिकवर ना कर पा रही हो। ठीक है, डेवलपमेंटल एनोमली, डेवलपमेंटल एनोमली का मतलब है कि जन्म से ही कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल दिक्कत हो हमारे शरीर में, वर्टिब्री के आसपास या इंटरवर्टिब्री की, उससे भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉमा की। इट कैन बी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एज माइनर ट्रॉमा में लीड टू पीआईवीडी। तो ये कहने का मतलब है कि ये बढ़ावा दे सकता है। मान लो किसी को थोड़ा सा था, क्योंकि डीजनरेट सबकी सेल करती, तो पता चला कि 35 साल 40 साल की उम्र में चोट लगी, ठीक है, तो क्या हुआ उस साल, उसमें क्या होगा, रिकवरी की स्पीड कम होगी, रिकवरी की स्पीड कम होगी, डीजनरेशन जल्दी होगा, बिगड़ेगा वो जल्दी। ठीक है, तो ये बढ़ावा दे सकता है पीआईवीडी को, पीआईवीडी को बढ़ावा दे सकता है ये। जैसे कि फॉल ऑन बटक, कूल्हे के बल गिरना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप कूल्हे के बल गिरोगे तो ज्यादा प्रेशर, ग्राउंड रिएक्शन जो फोर्स होगा वो कहाँ आएगा, डायरेक्ट आपके स्पाइन पे आएगा, लंबर वर्टिब्री के पास आएगा, जो कि सबसे कॉमन साइट है आपके पीआईवीडी होने की। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। सडन ट्रांसमिशन ऑफ हैवी वेट थ्रू स्पाइन। आपने सडन ट्रांसमिशन ऑफ हैवी वेट थ्रू स्पाइन का मतलब है आपने अचानक से कोई भारी वेट उठा लिया, या ऊपर से कोई चीज गिर गई अचानक से आपके ऊपर। भाई ऊपर से कोई चीज उतार रहे थे, अब वो आपके गर्दन पे, सर पे, कंधे पे गिर गई। ठीक है, उससे भी हो सकता है आपका। ठीक, नेक्स्ट है हैवी वेट लिफ्टिंग। जैसे कि अक्सर जिम में होता है कि यंग लड़कों में होता है ना कि ज्यादा वजन आज इतना उठाए थे तो कल इससे ज्यादा उठाऊंगा, उससे ज्यादा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्षमता की वजह से, क्योंकि आपके स्पाइन की जो क्षमता है, अगर उससे ज्यादा वजन आप उठाओगे तो क्या होगा, जो डीजनरेशन 10 साल में होना था वो डीजनरेशन आपके 5 साल में ही दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरलोड इन द डिस्क, यानी कि वही जो हमने बात की थी अभी, कि जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग करना, जरूरत से ज्यादा उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, ओवरलोड, जैसे कि पता चला आप किसी आईटी सेक्टर में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में है, सिस्टम पे आपका काम करने का जॉब है या बैठे रहने का काम है, तो आप पता चला 10-10 घंटा लगातार बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, या खड़े होने वाला काम है तो खड़े ही हैं दिन भर। ठीक है, 5-5 6-6 घंटा लगातार खड़े हैं, तो क्या होगा, एक रेस्ट नहीं मिलता है आपकी स्पाइन को। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एक्सियल ओवरलोड कॉज रप्चर ऑफ एनुलस। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, जो हम काफी देर तक एक पोजीशन में रहते हैं या ओवरलोड पड़ता है, क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम, तो क्या होता है, उससे जो एनुलस फाइब्रोसस होता है, यानी कि आउटर लेयर ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, उसका रप्चर हो जाता है, यानी कि वो फट टूटने लगती है, खराब होने लगती है।
अलॉन्ग विद वर्टिब्रल बॉडीज, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ आपकी जो वर्टिब्रल बॉडीज है जिसके ऊपर आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसमें भी खराबी आएगी, और एंड प्लेट डैमेज और फ्रैक्चर, और जो बीच में एंड प्लेट है जो हम बात करेंगे अभी नीचे बात करेंगे, एंड प्लेट होती है उसमें जिससे उसको न्यूट्रिशन मिले। ये वो एरिया होता है जिससे एक वर्टिब्रल बॉडी को, ठीक है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क को एक पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, जब वो गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो खराब होती जाएगी। और कभी कभी ये रप्चर मतलब फ्रैक्चर का रूप भी ले लेते हैं, जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। दबाव पड़ने की वजह से फ्रैक्चर कमजोर हो गई और उस पर हल्का सा दबाव पड़ गया तो फ्रैक्चर हो गया, तो उससे भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट एज की बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले बात की थी, एज की बात करेंगे हम। तो एज फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्क लीजन। तो अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की चोटों की बात करें, घाव की बात करें, अंदरूनी घाव की बात करें, ठीक है, तो उसमें एज का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि मैंने अभी बात की थी, एज का बहुत बड़ा रोल है। मोर प्रोन एज इज 30 to 45 ईयर। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत में आने वाली है वो कौन सी, 30 से 45 साल, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम ये काम कर सकते हैं या कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर 45 या 50 के हो गए तब तो हमें पता है कि हम भाई 25 किलो की बोरी नहीं उठा सकते, तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमारी एज 25 साल के आसपास है या उससे कम है तो क्या होगा, हम आसानी से उठा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए 35 से 45 साल की जो एज होती है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी कभी अपनी जरूरत क्षमता से ज़्यादा का काम कर लेते हैं, और वो दिक्कत हमें बाद में पता चलती है, तुरंत नहीं पता चलती, बाद में पता चलती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही ऐसी एज होती है 30 से 45 साल जो पीआईवीडी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें, बिकॉज बाय दिस एज एनुलस गैस वीकेंड। अब ये तो हो गई बाहर की बात, क्षमता, काम के क्षमता क्या है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली उसकी बनावट में क्या चेंज आता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर लेयर है एनुलस फाइब्रोसस, जिसके डैमेज की हम अभी बात कर रहे थे ऊपर, ओवरलोड पड़ने से, वो इस एज में जाते जाते क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इस एज तक आते आते 30 से 45 साल तक। उससे ज़्यादा भी होता है डैमेज, लेकिन हमने बताया ना कि जब हम 45 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना सीख जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए वीक वहां भी होता है। कैसे वीक होता है, ड्यू टू अनइंटेंशनल ओवरलोडिंग ड्यूरिंग डेली लाइफ एक्टिविटी। जैसे कि हमने बताया रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे उसके ऊपर ओवरलोड पड़ता है, ठीक है, झुक के सामान उठाना, ठीक है, ठीक, और ज़्यादा देर खड़ा रहना, ज़्यादा देर बैठे रहना, सिस्टम पे काम करना, वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट है डी जनरेशन, ठीक है, जो कि हम सारी अभी तक बात कर रहे थे, डी जनरेशन, डी जनरेशन, हर चीज़ में डी जनरेशन ही आ रहा था। तो डी जनरेशन, दिस अकर इन 3 stages, दिस अकर इन 3 stages, हाँ, दिस अकर इन 3 stages। The first stage results from diseases, infection causing destruction of the cartilaginous end plate। तो हम अभी बात कर रहे थे एंड प्लेट की, तो एंड प्लेट वाला रीजन इसमें देखिए, ये आपका वर्टिब्रा के ऊपर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर है जो कि स्लाइस करके दिखाया गया है अलग अलग। देखिए सबसे ऊपर जो आपका ग्रे कलर का दिख रहा है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके बीच में जो आप देख रहे हैं वो इसकी एंड प्लेट है, एंड प्लेट जहाँ से उसको न्यूट्रिशन जाता है, और सबसे नीचे है आपका आपका वर्टिब्रल बॉडी वाला पार्ट, वर्टिब्रा का बॉडी वाला हिस्सा, ये इस तरह से इस पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला लाइट ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ये है आपका एंड प्लेट, यहाँ से उसको न्यूट्रिशन जाता है। तो कहने का मतलब है कोई बीमारी हो गई जैसे कि टीबी ऑफ स्पाइन, ठीक है, ठीक, कोई बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है, ऑस्टोमलेशिया हो गया, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी, तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करते हैं वहाँ को डिस्ट्रक्ट कर देते, कमज़ोर कर देते, खराब कर देते हैं, ठीक है, वहाँ की एंड प्लेट को। जब एंड प्लेट खराब होगी तो क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो डिजनरेशन ऑटोमेटिकली होगा उसका। नेक्स्ट है द सेकेंड स्टेज रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज वाटर कंटेंट एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब है कि दूसरी जो स्टेज है डीजनरेशन होने की वो ये है कि पानी का जो कंटेंट है, यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो पानी का जो कंटेंट है, पानी की जो मात्रा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है, और उसका साइज भी धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ेगी। तो ये नॉर्मल फिनोमेना, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं, ये नॉर्मल फिनोमेना है कि जब एज बढ़ती, जैसे कि अगर आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी तो एज के साथ साथ कम होता जाता है,
ठीक है। तो उसी तरह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी जो वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एज के साथ साथ, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो है, उसका भी साइज कम होने लगता है, ठीक। फिर नेक्स्ट, लेटर ऑन प्रोट्रूजन ऑफ द डिस्क, और इसके बाद सबसे आखिरी, डीजनरेशन के बाद सबसे आखिरी स्टेज क्या होती है, आपका प्रोट्रूजन, यानी कि बाहर आ जाना, ठीक। जब आपकी डीजनरेट कर रही थी उस समय आपने कुछ ऐसा काम किया, ऐसा लोड पड़ा आपकी वर्टिब्री पे, लगातार कई कई महीनों, कई सालों, कई दिन तक लोड पड़ता रहा, तो क्या होगा एक दिन कि वो प्रोट्रूड करके बाहर आ जाएगी, यानी कि स्लिप करके बाहर आ जाएगा आपका न्यूक्लियस पल्पोसस। एग्जैक्टली, मतलब जो हम बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कौन सा पार्ट, न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आता है, पैथो एनाटॉमी या पैथोलॉजी इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।